हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल अनब्रेकेबल इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड, आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है आफ्टर 10 डेज। किसी वजह से क्लास नहीं ले पाए। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, इसके पहले टेंस के स्ट्रक्चर पर एक वीडियो आया था, अगर आपने ना देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिए। उसमें जो जो 12 टेंस हैं उनका स्ट्रक्चर अच्छे से दिया गया है, उसमें वर्ब बताई गई है। अगर उसे आप पढ़ेंगे उसके बाद ये समझने में आसानी होगी। तो लेट स्टार्ट। टेंस देखते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस क्या होते हैं? समय, टाइम बताता है। टेंस क्या बताता है? टाइम, यानी समय को बताता है। टेंसेज हमें बताते हैं, टेंसेज ऐसे रूल हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम किस समय पर हुआ है और कितना हुआ है, इस चीज की जानकारी देते हैं। तो एक तो टेंस हमें समय बताते हैं और दूसरा क्या बताते हैं? वर्क। वर्क बताते हैं कि कोई काम किस तरह से हुआ है और कितने समय में हुआ है, पूरा हुआ है या अधूरा है, इस चीज की जानकारी देते हैं। तो टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 भाग कर दिए टेंस के समय में। प्रेजेंट यानी जो अब चल रहा है वर्तमान में, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है यानी जो आएगा। इस तरह से हमने समय को 3 भागों में बांट लिया। अब अगर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो फिर ये कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट ये क्या होते हैं, यही हम जानेंगे। तो ये टाइम को हमने 3 भागों में बांटा। अब वर्क, एक्शन को देखते हैं। अब वर्क को हम 4 भागों में बांटेंगे। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। डेफिनेट जो निश्चित है और इंडेफिनिट जो अनिश्चित है। यानी कोई भी काम कैसे हुआ है इसमें हमें जानकारी। इंडेफिनिट क्या है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें कुछ पता नहीं होता। जैसे राम जाता है, मोहन खाना खाता है, सीता किताब पढ़ती है। ऐसे सेंटेंस में हमें ये जानकारी नहीं होती है कि काम कब स्टार्ट हुआ था और कब समाप्त हुआ था। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिसका कुछ पता नहीं होता है वो इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी काम की निश्चितता प्रकट नहीं होती। इससे हमें काम के होने और ना होने का पता नहीं चलता, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग का पता नहीं चलता। कब शुरू हुआ था और कब तक होगा ये हमें कोई पता नहीं चल पाता। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है बट एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता। काम कब शुरू हुआ था ये तो पता होता है बट कब समाप्त होगा इसकी जानकारी नहीं होती। यानी काम लगातार जारी रहता है। जैसे मोहन जा रहा है, सीता खाना खा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इसका पता होता है बट एंडिंग नहीं, काम जारी रहता है इसमें। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट जो है इसमें हमें काम कब शुरू हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका हमें दोनों क्लियर होता है। काम परफेक्टली कर लिया गया होता है, काम समाप्त हो चुका होता है। जैसे मोहन दिल्ली जा चुका है, सीता खाना खा चुकी है, बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। इस तरह के सेंटेंस परफेक्ट टेंस में आते हैं और इसमें काम
पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही समाप्त हो जाता है। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि काम पास्ट में शुरू होता है और वर्तमान तक चलता रहता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है बट एंडिंग पॉइंट इसका पता नहीं होता। काम स्टार्ट होता है तो ये जानकारी देता है, लेकिन काम लगातार जारी रहता, पास्ट से शुरू होकर लगातार जारी रहता है। ये हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जानकारी होती है इसकी। तो ये हमने देखे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हाँ, इसके एग्जाम्पल जैसे सीता 2 घंटे से पढ़ रही है। मोहन 2 दिन से अपना काम लगातार कर रहा है। यानी कोई काम शुरू हुआ था और लगातार चल रहा है, तो पास्ट में शुरू हो गया था और अभी चल रहा है, तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हमने क्या देखा, प्रेजेंट। अब ये ही चारों पार्ट होते हैं हर टेंस में, ये 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हीं टेंस का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखते अब हम पहला टेंस देखेंगे, सिंपल। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये हम देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का नियम, कि जहां पर वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है वहां वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी, प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये हमें याद रखना है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव या पॉजिटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है कि ही सी इट या किसी का नाम तथा प्लूरल सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। नाउन और वर्ब का नियम बिल्कुल उल्टा होता है। नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो यस लगाते हैं, बट जब हम वर्ब का प्लूरल बनाते हैं तो यस हटाते हैं। जैसे प्ले देख लेते हैं किस तरह हम प्लूरल बनाते हैं। अगर हमने नाउन का प्लूरल बनाया तो बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, बॉयज हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वर्ब का प्लूरल बनाना है तो हमें तो वर्ब का प्लूरल देखेंगे। जैसे हमने क्या किया, हमने राइट लिखा, राइट, या हमने प्ले लिख दिया, प्ले, ये वर्ब है। तो इसका जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो उसमें यस लगाएंगे, प्ले का हो जाएगा प्लेज, प्लेज, ये वर्ब सिंगुलर है।
राइट है तो राइट्स हो जाएगा, यहाँ पे राइट्स हो जाएगा। इस तरह से जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल में होती है, और जब वर्ब में हम यस या यस लगा देते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सी इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। जबकि आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। लिखेंगे थोड़ा सा, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यानी वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब वर्ब की बेस फॉर्म में हम यस या यस लगा देते हैं। दूसरा है आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। कुछ सेंटेंस देखेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस देखेंगे पहले समझने के लिए। मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं अपना पाठ याद करता हूं। कैसे बनाएंगे इसको? आई लर्न माई लेसन। आई लर्न माई लेसन, यानी आई है, आई के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए हमने इसमें यस नहीं लगाया क्योंकि लर्न क्या है, ये प्लूरल है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई है।
तीसरा देखते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। तो वी प्ले हॉकी। ठीक, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रूल देखें। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। हैबिचुअल एक्शन रिपीटेड और रेगुलर एक्शन को दिखाता है। तो लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल, रेगुलर, हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को के लिए होता है। एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे हैबिचुअल एक्शन कोई आदत संबंधी, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है? हैबिट को बता रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। मोहन goes to temple डेली। मोहन प्रतिदिन मंदिर जाता है। ये क्या दिखा रहा है? ये उसका रेगुलर एक्शन दिखा रहा है कि वो प्रतिदिन मंदिर जाता है। He come here on Sunday. He comes here on Sunday. वो यहाँ संडे को आता है, यानी हर संडे को आता है, यानी ये उसकी आदत क्या है? रिपीट हो रही है। इसने क्या ही आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी आदत को बताया जाता है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मोहन गोज टू टेम्पल डेली, मोहन प्रतिदिन मंदिर जाता है। ही कम हेयर ऑन संडे, वो संडे को आता है। दूसरा, it express scientific fact
and permanent truth। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये साइंटिफिक फैक्ट और परमानेंट ट्रूथ को दिखाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। Two and two makes 4। The sun rises in the east। The sun rises in the east। सूर्य पूरब में निकलता है। यानी ये क्या दिखाता है? साइंटिफिक फैक्ट को दिखाता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रोवर्ब और सेइंग। प्रोवर्ब और सेइंग, किसी कहावत में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। यानी कोई कहावत है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। जैसे all that glitters is not gold। सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, या सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। इसके बाद और क्या याद रखते हैं? इसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पोजीशन भी बताता है। सिंपल प्रेजेंट हमें पोजीशन भी बताता है, किसी चीज में हमारा अधिकार भी बताता है। इट एक्सप्रेस ये किसी भी चीज में हमारा अधिकार भी बताता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। दिस पेन बिलोंग्स मी। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। दिस पेन बिलोंग टू मी, ये पेन मुझसे संबंधित है या ये पेन मेरा है। अब आप कहेंगे कि ये हैव आया है, तो हैव का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता, लेकिन ये हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। इसलिए पोजीशन बताने के लिए, किसी चीज पर अधिकार बताने के लिए। हैव परफेक्ट टेंस में जब आता है जब हैव हैज के बाद V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वहां पर परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, यहाँ तो ये नाउन आया है। तो अगर हैव हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। जब हिस्ट्री के किसी पास्ट इवेंट को हम प्रेजेंट में सजीव वर्णन करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है।
हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को सजीव दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एट लास्ट राम किल्स एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम ने रावण को मारा। तो ये क्या पास्ट का इवेंट है, लेकिन जब हम उसको सजीव दिखाने के लिए प्रेजेंट में जब उसका हम वर्णन करते हैं तो जीवंत और सजीव दिखाने के लिए उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑथर्स स्टेटमेंट। किसी ऑथर की स्टेटमेंट, किसी कवि की स्टेटमेंट किसी ऑथर्स के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कीट सेज, a thing of beauty A thing of beauty is joy forever। सुंदर चीजें हमेशा सुखदायी होती हैं या सुंदर वस्तु हमेशा आनंददायी होती है, आनंद देने वाली होती है। तो ये हमने देखा, इस तरह से पहचानेंगे। इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं? जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन हर जगह ये काम नहीं आता है। हमें पहचानने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए ये सारे रूल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। कुछ नहीं, स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब आती है, और इसको डू को हम डोंट और डज को डजंट भी लिख सकते हैं। जैसे डू का हम डोंट भी कर सकते हैं, डोंट या डजंट, ये भी लिख सकते हैं डू या डज की जगह पर। तो इसमें देखते हैं, कुछ पॉइंट नोट करते हैं। जैसे ही, सी,
इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे और आई, वी, यू, दे तथा सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर होगा। ये याद रखना है कि निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ। मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ, तो कैसे करेंगे इसका? आई डू नॉट लर्न माई लेसन। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। अब आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डू का यूज करेंगे। दूसरा देखते हैं, राम एक पत्र नहीं लिखता है। राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो राम डज नॉट write a letter। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज मिस हो गई, सॉरी। इसके बाद डू डज नॉट के बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डू डज के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। सॉरी फॉर दैट। तो ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, निगेटिव सेंटेंस देखे। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया जाता है, और जिस सेंटेंस में नेवर का यूज किया जाता है उसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम टेले लाई। राम कभी झूठ नहीं बोलता। राम नेवर टेले लाई। इस तरह से करेंगे। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न पूछने वाला शब्द पहले आता है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, इस तरह के। और एक जिसमें ये क्वेश्चन मार्क, ये यानी WH वर्ड जो होते हैं ये बीच में आते हैं, जैसे तुम कब पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो। इस तरह के सेंटेंस के बीच में जब क्वेश्चन मार्क आते हैं तो देखते हैं।
इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो इसमें जो जिन पहले उसका देखते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क सब क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है वो पहले, प्रश्न पूछने वाला वर्ड पहले आता है। जैसे क्या, तुम, फर्स्ट टाइप के। तो इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जो दूसरे टाइप के हैं जिनके बीच में आता है क्वेश्चन वाला वर्ड, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, WH वर्ड, उसको WH वर्ड बोलते हैं। जो WH वर्ड जो बीच में आता है उसको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो WH वर्ड प्लस डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। यानी जो दूसरे टाइप के होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसको, उन शब्दों को WH वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH वर्ड। तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। और जिस तरह से हमने निगेटिव सेंटेंस में किया था ही सी इट, या किसी का नाम या सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया था, उसमें डू डज नॉट किया था। और आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट के साथ क्या किया था, उसमें हमने डू नॉट का यूज किया था। उसी वही रूल यहाँ भी लागू होगा, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं, वही से समझेंगे। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? और एक चीज, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर आपने पूरा सेंटेंस सही किया है और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, चाहे तो स्ट्रक्चर में ही लिख लीजिए इसको प्लस करके। इस तरह से। तो इसका करते हैं सबसे पहले, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। ये तुम क्या है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डू यू लर्न योर लेसन। डू यू लर्न योर लेसन। क्या राम पत्र लिखता है। क्या राम एक पत्र लिखता है। वही सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से।
क्या राम एक पत्र लिखता है। तो कैसे करेंगे, डज राम wrote a write a लेटर। डज राम, वीडियो काफी लंबा हो गया है। डज राम राइट ए लेटर, क्या राम एक पत्र लिखता है। ऐसे करेंगे। और दूसरी टाइप के भी देखते हैं एग्जाम्पल। तुम यहाँ क्यों आते हो, वह यहाँ क्यों आता है। वह यहाँ क्यों आता है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में आया है। वह यहाँ क्यों आता है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जो WH वर्ड आया है तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, why does he come here। वह यहाँ क्यों आता है, why does he come here। और चलो इस तरह से करते हैं। और अगर निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या राम एक पत्र लिखता है, अगर हमें करना हो कि क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज राम नॉट राइट ए लेटर, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव करना हो तो ये हमने टेंस डिस्कस किए। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया। आपको कितना समझ में आया जरूर बताइए। इसमें पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें तो हम वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको, कितना समझ में आया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।